नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं सामयिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे हाथ में डॉक्टर राशिद हुसैन का लिखा एक विश्लेषण है। ये सितंबर 2025 ग्लोबल साउथ को आगे कैसे ले जा पाएगी ऐसी बहुपक्षीयता, मतलब दुनिया में जो ये नए नए गठबंधन और समूह बन रहे हैं जैसे ब्रिक्स या एससीओ, क्या ये वाकई दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देशों यानी ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने में कामयाब होंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है आजकल। हाँ बिल्कुल, हम सब देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं, नई ताकतें उभर रही हैं। लेख की शुरुआत भी इसी बात से होती है कि देखिए 21वीं सदी की शुरुआत में फोकस था आतंकवाद पर। हाँ, 9/11 के बाद। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इसने भू राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। लेख कहता है कि इसका असर शायद इराक युद्ध से भी ज्यादा गहरा है। ये मुमकिन है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण की गहराई में उतरें और समझें कि ये जो नए बहुपक्षीय मंच उभर रहे हैं, इनका असली मतलब क्या है। क्या ये पश्चिम के पारंपरिक दबदबे को चुनौती दे पाएंगे? और सबसे ज़रूरी, क्या ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए वाकई फ़ायदेमंद है या सिर्फ बड़ी शक्तियों के खेल का नया मैदान बन रहे हैं? भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेख की शुरुआत ही वैश्विक परिदृश्य के बदलाव से होती है। बिल्कुल। दुनिया अब सिर्फ एक सुपर पावर या आतंकवाद के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, जैसा आपने कहा। और यहीं पर ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अहम हो जाता है। ये शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से, मतलब पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व से बाहर रहे हैं या विकासशील दुनिया का हिस्सा माने जाते हैं। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भी हमने इसकी एक झलक देखी थी, जहां एशिया और अफ्रीका के नए आज़ाद देशों ने अपना एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की थी। अब ये देश वैश्विक मंच पर ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, ज्यादा मुखर हो रहे हैं। और इसी कड़ी में विश्लेषण जो है वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का उदाहरण देता है। हाल ही में ईरान इसका नया सदस्य बना है। पहले से ही इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, और थोड़ी चिंता की भी, कि इसमें चीन और पाकिस्तान भी हैं, जिनके साथ भारत के रिश्ते हम सब जानते हैं काफी तनावपूर्ण हैं। तो सवाल उठता है कि भारत ऐसे संगठन में सक्रिय क्यों है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर हमें विश्लेषण की बारीकियां समझनी होंगी। लेख के अनुसार चीन की कोशिश रहती है कि एससीओ को एक ऐसे मंच के तौर पर पेश किया जाए जो पश्चिमी, खासकर अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ खड़ा हो। अच्छा, एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बनाने की कोशिश। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन भारत इस खेल में पूरी तरह शामिल नहीं होना चाहता। भारत यहाँ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से तय करना, किसी एक खेमे में बंधे बिना। लेकिन ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे सदस्य, दूसरी तरफ शायद कुछ साझा हित भी होंगे, जैसे आतंकवाद का मुद्दा। हाँ, आतंकवाद का मुद्दा अक्सर एससीओ के साझा बयानों में प्रमुखता से आता है। सदस्य देश मिलकर इससे लड़ने की कस्में खाते हैं, लेकिन विश्लेषण यहीं पर एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। याद कीजिए पठानकोट हमला। हाँ। उसके बाद भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगवाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बार बार चीन ने ही, जो खुद एससीओ का सदस्य है, वीटो लगाकर इस कोशिश को नाकाम किया। अच्छा। तो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ साझा बयान, दूसरी तरफ सदस्य देश के दुश्मन को एक तरह से संरक्षण। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। और यही विरोधाभास इन मंचों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेख पूछता है कि अगर जमीनी हकीकत ऐसी है तो इन साझा बयानों का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये मंच वाकई ठोस कार्यवाही करने में सक्षम है या सिर्फ दिखावटी एकता का प्रदर्शन करते हैं? ये ग्लोबल साउथ की एकजुटता के विचार पर ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है। एससीओ की ये मिलीजुली तस्वीर देखने के बाद क्या ब्रिक्स को लेकर भी विश्लेषण ऐसी ही जटिलताएं देखता है? ब्रिक्स का भी तो हाल ही में काफी विस्तार हुआ है। हाँ, ब्रिक्स की कहानी भी दिलचस्प है। पहले इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, लेकिन जनवरी 2024 से इसमें सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे नए देश भी शामिल हो गए हैं। हाँ, काफी बड़ा विस्तार है। तो
बिल्कुल। इस विस्तार को ग्लोबल साउथ के बढ़ते आत्मविश्वास और प्रभाव के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक तरह से उन पुरानी वैश्विक संस्थाओं को चुनौती है जहां पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। और ब्रिक्स के साथ साथ नए वित्तीय संस्थानों की भी बात होती है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। हाँ, और AIIB भी। हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या ये वाकई वर्ल्ड बैंक और IMF का विकल्प बन रहे हैं? देखिए, विश्लेषण के अनुसार ये संस्थान इसी इरादे से बनाए गए हैं। NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, और AIIB, जिसमें चीन का काफी दबदबा है। दोनों का मकसद विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा और सतत विकास के लिए फंड मुहैया कराना है। खास बात यह है कि ये पश्चिम नियंत्रित वर्ल्ड बैंक और IMF के विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। लेख में जिक्र है कि NDB का लक्ष्य 2050 तक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $30 अरब जुटाना है। अच्छा। साथ ही ये बैंक स्थानीय मुद्राओं में लोन देने पर जोर दे रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नए बैंक्स और ब्रिक्स का विस्तार, ये सब मिलकर वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को बदलने की एक ठोस कोशिश है? कोशिश तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसकी सफलता कितनी होगी ये देखना बाकी है। और इस पूरी कवायद में चीन की भूमिका बहुत केंद्रीय नजर आती है। विश्लेषण चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर काफी ध्यान देता है, खासकर उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर। हाँ, BRI तो काफी चर्चा में रहता है, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन भारत को इससे कुछ आपत्तियां भी हैं, है ना? बिल्कुल। BRI चीन की एक विशालकाय परियोजना है जिसका लक्ष्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों, रेल लाइनों और बंदरगाहों के नेटवर्क से जोड़ना है। लेकिन भारत को इसके एक प्रमुख हिस्से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पर गंभीर संप्रभुता संबंधी आपत्ति है। हाँ, क्योंकि वो POK से गुजरता है। सही कहा। CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। ये भारत और चीन के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। BRI के अलावा विश्लेषण चीन के कुछ और इनिशिएटिव्स का भी जिक्र करता है, GDI, GSI, GCI। ये क्या है? थोड़ा इनके बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना रहा, बल्कि वो वैश्विक विमर्श और नियमों को भी आकार देने की कोशिश कर रहा है। लेख बताता है कि चीन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, GDI, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, GSI और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, GCI जैसे विचारों को दुनिया के सामने रख रहा है। यानी सिर्फ सड़कें और बंदरगाह नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का, विकास करने का, सुरक्षित रहने का एक नया नजरिया पेश करने की कोशिश। सही समझे। इसके जरिए चीन ये संकेत दे रहा है कि विकास, सुरक्षा और सभ्यता के पश्चिमी मॉडल ही एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ मॉडल नहीं है। वो अपना एक वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। विश्लेषण इशारा करता है कि चीन इन नए मंचों जैसे SCO और ब्रिक्स और इन नए विचारों GDI, GSI, GCI का इस्तेमाल अमेरिकी प्रभाव को कम करने और दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव ऑर्डरिंग बनाने का प्रयास कहा जा सकता है। मतलब पश्चिमी दबदबे वाले सिस्टम के समानांतर एक अलग ढांचा खड़ा करना। इको वाकई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लगती है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी उथल-पुथल में, इस उभरती हुई वैकल्पिक व्यवस्था में भारत कहाँ खड़ा है? एक तरफ हम देखते हैं कि भारत SCO और ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ है। दूसरी तरफ भारत क्वाड जैसे समूह का भी अहम सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। हाँ, जिसे अक्सर चीन के खिलाफ देखा जाता है। बिल्कुल, और जिसे अक्सर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाले गुट के तौर पर देखा जाता है। भारत ये संतुलन कैसे साध रहा है, ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। विश्लेषण भारत को एक संतुलन साधने वाली शक्ति, बैलेंसिंग पावर के रूप में चित्रित करता है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक खेमे से पूरी तरह बनने के बजाय मुद्दे आधारित गठबंधन बना रहा है। अच्छा, मतलब इश्यू बेस्ड। हाँ, यानी जिस मुद्दे पर जिसके साथ भारत के हित सधते हैं, भारत उसके साथ साझेदारी कर लेता है, बिना किसी स्थायी सैन्य या राजनीतिक गुटबाजी में फंसे। जैसे आतंकवाद पर SCO में बात करना, विकासशील देशों के हितों के लिए ब्रिक्स में आवाज उठाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए क्वाड में सहयोग करना। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी ग्लोबल साउथ की आवाज बनने पर काफी जोर दिया था। क्या ये भी इसी संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा है? निश्चित रूप से।
भारत ने G20 मंच का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों जैसे बढ़ता कर्ज, जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय मदद और खाद्य सुरक्षा को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में लाने के लिए किया। यह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और ग्लोबल साउथ के अगुवा बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन क्या इस संतुलन साधने की रणनीति में जोखिम नहीं है? एक तरफ चीन के साथ SCO ब्रिक्स में बैठना, दूसरी तरफ क्वाड में उसके खिलाफ गोलबंदी करना और साथ ही सीमा पर तनाव। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो चीन के साथ लगातार बना हुआ सीमा विवाद और अविश्वास है। विश्लेषण डोकलाम 2017 और गलवान घाटी 2020 की घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख करता है, जिन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में गहरी कड़वाहट घोल दी है। वो तो बहुत गंभीर घटनाएं थीं। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में एक ही मंच पर साथ काम करना बेहद जटिल हो जाता है। इसके अलावा इन मंचों के भीतर भी सदस्य देशों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स या SCO के सभी सदस्य हर मुद्दे पर एकमत हैं। तो हम फिर से घूम फिरकर उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी और जो इस लेख का शीर्षक भी है। क्या ये नई बहुपक्षीयता, ये उभरते हुए मंच जैसे SCO और ब्रिक्स वाकई ग्लोबल साउथ के देशों के लिए फायदेमंद हैं, या ये सिर्फ बड़ी शक्तियों खासकर चीन के अपने हित साधने का जरिया बन रहे हैं? विश्लेषण इस सवाल का कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देता, बल्कि एक संतुलित लेकिन आलोचनात्मक नजरिया पेश करता है। एक तरफ ये माना जाता है कि ये मंच ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी बात रखने, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने और आपसी सहयोग बढ़ाने का एक अवसर जरूर देते हैं। जैसे G77 प्लस चाइना समूह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की आवाज बनता है। ब्रिक्स का विस्तार भी इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? विश्लेषण किन चिंताओं को उजागर करता है? चिंताएं कई हैं। पहली, जैसा हमने SCO के उदाहरण में देखा, इन मंचों की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है या ठोस परिणाम भी दे सकते हैं? दूसरी और शायद ज्यादा गंभीर चिंता इनकी आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर है। क्या इन समूहों में वाकई लोकतंत्र है? क्या सभी सदस्य देशों की आवाज बराबर सुनी जाती है, या फिर यहाँ भी चीन जैसी बड़ी शक्तियां अपना एजेंडा चला रही हैं? अच्छा, मतलब पावर डायनामिक्स का सवाल। बिल्कुल। विश्लेषण इस संभावना की ओर इशारा करता है कि चीन इन मंचों का इस्तेमाल अपनी वैकल्पिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर रहा है, जो जरूरी नहीं कि बाकी सदस्य देशों, खासकर छोटे विकासशील देशों के हितों के अनुकूल हो। विश्लेषण में प्लूरलैटरलिज्म का भी जिक्र है। ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है? प्लूरलैटरलिज्म का मतलब है छोटे, ज्यादा लचीले और अक्सर किसी खास मुद्दे या भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित समूहों का गठन, जैसे क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या I2U2 भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका, या AUKUS ऑस्ट्रेलिया, UK, US। विश्लेषण कहता है कि दुनिया में ऐसे छोटे मकसद आधारित समूहों का चलन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बड़े बहुपक्षीय मंच जैसे UN काम नहीं कर रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े सार्वभौमिक संगठन अक्सर धीमी गति से काम करते हैं और उनमें सहमति बनाना मुश्किल होता है, खासकर जब बड़ी शक्तियों के बीच गहरे मतभेद हों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार का दशकों से लटका होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये तो है। स्थायी 5 सदस्यों P5 का वीटो पावर आज की दुनिया की सच्चाइयों से मेल नहीं खाता, लेकिन इसमें बदलाव लाना लगभग असंभव लगता है। ये दिखाता है कि पुरानी वैश्विक व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं है और शायद इसीलिए देश ज्यादा व्यवहारिक और नतीजा देने वाले छोटे समूहों की ओर देख रहे हैं। ये तो बहुत ही जटिल और लगातार बदलती ही तस्वीर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, हमने डॉक्टर राशिद हुसैन के विश्लेषण के आधार पर समझा कि वैश्विक व्यवस्था एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है। आतंकवाद पर शुरुआती फोकस के बाद अब बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता और बहुध्रुवीयता की बहस केंद्र में है। बिल्कुल, हमने देखा कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले पुराने संस्थान और गठबंधन वो या तो कमजोर पड़ रहे हैं या उन्हें चुनौती मिल रही है। उनकी जगह ब्रिक्स और SCO जैसे नए मंच उभर रहे हैं, जिनमें ग्लोबल साउथ के देश सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं या कम से कम ऐसा दावा तो कर ही रहे हैं। चीन इन मंचों का इस्तेमाल बहुत मुखर होकर अपना प्रभाव बढ़ाने
और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कर रहा है। वहीं भारत जैसे देश इस बदलते माहौल में बहुत सावधानी से एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी एक गुट से बंधने के बजाय अपने हितों के अनुसार अलग-अलग समूहों जैसे एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन यह रास्ता चुनौतियों से भरा है, खासकर चीन के साथ सीमा पर तनाव और इन मंचों के भीतर ही मौजूद विरोधाभासों के चलते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि इन नए मंचों की चमक दमक के पीछे उनकी प्रभावशीलता, उनके आंतरिक लोकतंत्र और उनके वास्तविक इरादों पर गंभीर सवाल है। विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये मंच सच में ग्लोबल साउथ को सशक्त करेंगे या कहीं ये चीन जैसी उभरती महाशक्ति के प्रभुत्व का नया रूप तो नहीं बन जाएंगे। प्लूरलैटरलिज्म यानी छोटे समूहों का बढ़ता चलन भी इसी जटिलता को रेखांकित करता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है, क्या हम वाकई एक ऐसी सच्ची बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां सत्ता कई केंद्रों में बटी हो, जहां नियम आधारित व्यवस्था कायम हो और जहां ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज मजबूत हो, सुनी जाए और प्रभावी हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी उथल-पुथल, ये नए मंचों का शोर, ये चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और अमेरिका की प्रतिक्रिया, ये सब हमें अनजाने में एक नई द्विध्रुवीय व्यवस्था, मतलब अमेरिका बनाम चीन की तरफ धकेल रही हैं। ये एक बड़ा खतरा है। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां बाकी सभी देश, ग्लोबल साउथ के ये तमाम देश भी, चाहे वो ब्रिक्स या एससीओ के सदस्य ही क्यों ना हो, अंततः इन दो महाशक्तियों के बीच अपनी जगह तलाशने या पक्ष चुनने या संतुलन साधने के मुश्किल खेल में उलझ कर रह जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा और जिस पे लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है।